78 साल हो गए हैं और भारत ने जो फ़ौजें उतारी थीं आज ही के दिन 1947 में 78 साल के बाद भी वहाँ पर कुछ वैसी ही सूरत हाल है। लोग वहाँ पर परेशान हैं, दुहाइयाँ देते हैं और उसमें एक और जो इक़दाम किया वो किया 5 अगस्त 2019 को, और जो मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह जो जबर है वो जारी है मुसलसल 78 साल से भारत की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुसलसल एक ही बात कहते हैं और वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तुम जितने भी जुल्म ढा दो, तुम जितना भी जबर कर लो, हम कश्मीरियों की ख़ास तौर पे वो कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर में आबाद हैं उनकी सफ़ारती, सियासी और अखलाक़ी मदद करने से बिल्कुल जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। और इस बात का जो इजहार है वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये एक ऐसा मामला है जिस पर सब एक ज़ुबान है, यानी हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब एक ही बात करते हैं। और वो एक ही बात जो है वो क्या करते हैं, वो राना सनाउल्लाह की ज़बानी सुनिए। पाकिस्तानी कौम न सिर्फ उनके साथ हज़ारे जगजीती करती है बल्कि अपनी सफारती, इखलाकी, सियासी मदद जो है वो हमेशा उनके साथ जो है वो जारी रखी जाएगी। कश्मीरियों की ये कुर्बानियाँ और उनकी आज़ादी की जदोजहद जो है वो एक दिन इंशाअल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान के जो है वो हिस्से बकरे करेगी। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध जो हैं उनको उम्मीद हो गई है कि ये मसला कश्मीर हल हो सकता है, और वो मसला कैसे हल होगा, कौन हल कराएगा, ज़रा सुनिए उन्हीं की ज़बानी। तरह फील्ड मार्शल को अमेरिका में वेलकम दिया गया है तो मुझे उम्मीद है कि यही फील्ड मार्शल कश्मीर के इस इशू को इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे। अमेरिका का प्रेसिडेंट हर तकरीर में कहता है कि 5 नहीं तुमने 7 जहाज गिराए हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत से जंग जीतने की कामयाबी का सेहरा भी इसी मौजूदा फील्ड मार्शल के हाथ में है। शामी साहब हल की तरफ भी आते हैं, लेकिन जो बोन ऑफ कंटेंशन है अरसे से 78 साल हो गए हम यही देख रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है हम इसके लिए जो इक़दाम आज तक कर चुके, पाकिस्तानी हुकूमत हो, अवाम हो, कौम हो, सब ने कोशिश तो ज़रूर की है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सिवाय 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने के अब और कोई चारा नहीं है। क्या ऐसा है? क्यों लोग नाउम्मीद हो जाए, मायूस हो जाए या नहीं? जैसे गवर्नर सिंध कह रहे हैं और कौम कहती है कि नहीं जी ये मसला जो है हल ज़रूर होगा। देखिए, मायूसी की तो कोई बात नहीं, बड़ी लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप फ़लस्तीन की तरफ देख लें ना, वो भी मसला उलझा हुआ है। आप ताइवान देख लें, और मेनलैंड चाइना से अलग एक टुकड़ा है, बिल्कुल अभी तक अपनी आज़ादाना हैसियत बरकरार रखे हुए। और चाइना पर जो है चाइना की रेट वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। तो ये तो जद्दोजहद करनी पड़ती है, मुश्किल मुकामात आते हैं, लेकिन हौसला नहीं हारना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब कश्मीर के लोगों को ये फैसला करने का हक़ मिलेगा कि उन्होंने अपना मुस्तक़बिल किसके साथ वाबस्ता करना है। हमारा मुतालबा ये नहीं है कि कश्मीर जो है वो हमारी जेब में डाल दिया जाए या हमारी झोली में डाल दिया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि कश्मीर के लोगों को ये फैसला करने का हक़ दिया जाए। और ये वो मुतालबा है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत ने तस्लीम किया। उस वक़्त लॉर्ड माउंटबेटन वहाँ के गवर्नर जनरल थे, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के सामने इसे तस्लीम किया, और उसके बाद इससे वो मुनहरिफ हो गए। ये जो अब देखिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तलखी पैदा हुई उसका एक बड़ा सबब ये मसला है कश्मीर। बिल्कुल। और अगर मसला कश्मीर पैदा ना होता या पैदा ना किया जाता तो भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के होते। लेकिन कश्मीर जो है उसका कोई जोग्राफियाई ताल्लुक इंडिया से था नहीं। अच्छा, यानी दिल्ली से कोई राब्ता जो था कश्मीर का मुमकिन नहीं था। ठीक है। ये तो जब जो हदबंदी कमीशन था, जो रेड क्लिफ जिसको लीड कर रहे थे,
रेड क्लिफ अवार्ड जब आया है, उन्होंने गुरदासपुर का जिला जो है वो दे दिया इंडिया को। अच्छा, उससे वो रसाई हो गई कश्मीर की तक, हिंदुस्तान की। ठीक। वगरना कोई ज़मीनी राब्ता था ही नहीं। अच्छा, वो रास्ता मिल गया यानी कि वो ज़मीनी राब्ता, इसलिए तो कायदे आज़म ने कहा ना कि इट्स इन माई पॉकेट, जेब में है। अब उसके बाद ये हुआ कि जो महाराजा कश्मीर है वो अब कुछ लैतोलाल से काम लेता रहा, को पाकिस्तान के साथ भी उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया, और यहाँ तक कि फिर भारतीय फ़ौज जो है वो श्रीनगर के हवाई अड्डे पे उतरी, और उसके बाद दस्तखत करवाए गए इलाक़ के राजा से। अच्छा, लेकिन भारतीय क्लेम तो ये है कि नहीं जी, वो पहले यानी कि ज़ाहिर दस्तखत हो गए थे। अभी तक वो दस्तावेज़ कहीं पेश नहीं की गई, न सिक्योरिटी काउंसिल में, और कि जो असल दस्तावेज़ है वो कहाँ है, उस पर तारीख कौन सी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हाँ जी, जिसे कहा जाता है। और पहले भारतीय फ़ौज वहाँ आई, महाराजा तो वहाँ से दूर था, जम्मू में था। अच्छा, श्रीनगर से दूर था, हरी सिंह। तो महाराजा से दस्तखत हो ही नहीं सकते थे। लेकिन बहरहाल अब ये तो एक मुसलमा बात है कि पहले फ़ौज दाखिल हुई और उसके बाद इलाक़ की दस्तावेज़ पे दस्तखत हुए, और इसके बाद बुनियादी बात यह है कि इंडिया ने इस बात को तस्लीम किया कि कश्मीर उसका हिस्सा नहीं है, और कश्मीर के लोगों को अपनी मर्ज़ी के फ़ैसला करने का इख्तियार मिलेगा। ठीक। तो वहाँ से फिर अब ये एक बैनुल अक़वामी सतह पर एक मुतनाज़ा इलाक़ा है, और अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड पर एक मुतनाज़ा इलाक़ा है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कश्मीर को भारत का अटूट अंग समझता हो, सिवाय भारत के। सवाए भारत के। और हर मुल्क जो है वो कश्मीर को मुतनाज़ा इलाक़ा करार देता है। हाँ, मशवरा ये दिया जाता है कि आप बातचीत के ज़रिए से इसको तय कर लें, जैसे मुआहदा शिमला में लिखा था कि 2 तरफ़ा बातचीत के ज़रिए तय होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका बदकिस्मती से। तो बहरहाल कई ऐसे मौक़े आए हैं जब हम मसला कश्मीर हल करने के करीब पहुँचे हैं, और नज़र आया कि भी अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक देर पा दोस्ती जो है उसकी बुनियाद रख दी जाएगी। सबसे ज़्यादा आपको ये वाजपेयी दौर में लगा? वाजपेयी दौर में लगा। पहले फील्ड मार्शल अयूब खान जब थे, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को, जो जेल में थे, उनको रहा किया। रहा करने के बाद फिर उन्हें पाकिस्तान भेजा। सही। और वो पाकिस्तान के साथ वो बातचीत करना चाहते थे और किस्से को मुकाना चाहते थे, लेकिन वो जब शेख अब्दुल्ला यहाँ थे तो उनको ब्रेन हैमरेज हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सही। और वो अपने स्वर्गवास हो गए। सही। तो और वो वहीं का वहीं धरा रह गया खा। फिर उसके बाद जो वाजपेयी आए यहाँ, उस वक्त भी एक मैकेनिज़्म पे तय हुआ तो ऐसा तरीक़ाकार होगा, और एक बैक चैनल जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, और एक नुमाइंदा भी मुकर्रर कर दिया गया, एक वाजपेयी की तरफ से, एक नवाज शरीफ की तरफ से, दो नुमाइंदे, ताकि वो ऐसा को हल तलाश करें जो पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के दोनों के लिए काबिल कबूल हो। सही। और तो ये कोशिश जारी थी कि फिर कारगिल का अटैक हो गया। बिल्कुल। और उसके बाद फिर एक दफ़ा फिर मनमोहन सिंह जब वज़ीर आज़म थे, कांग्रेस, उस वक्त फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ एक उनकी बातचीत शुरू और बड़ा पेशरफ्त हो गई, लेकिन वो भी फिर खटाई में पड़ गई। अब वो कैसे यहाँ पर तहरीक शुरू हो गई इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली की, और वहाँ ये हुआ अब कि वहाँ की जो फौज है उसको भिनक पड़ गई, तो ख़ुद कांग्रेस जो थी उसके अंदर भी एक इख्तलाफ पैदा हो गया। और वो मनमोहन सिंह जो इस बात पे बज़िद थे कि मैंने ये मसला तय करना है, और उनका हाथ रोक लिया गया। तो बहरहाल अब भी पाकिस्तान और भारत दोनों को ये मसला जो है हल करना पड़ेगा, दोनों का मफाद इसमें है। शामी साहब, जब भी मामला हल होने के करीब आया तो आपको क्या लगता है कि दरमियान में बात इसलिए रह गई कि कोई ये महज इत्तफाक था, या इसको हम साजिश भी कह सकते हैं? नहीं, अब कुछ भी कह सकते हैं, अब हम हर चीज़ को साजिश भी कह सकते हैं। बहुत सारी साजिशें होती हैं और ऐसे अनासर मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं
इंडिया में भी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि मुफाहमत हो, तो इस वजह से वो कुछ ऐसी हरकतें उनकी तरफ से हो जाती हैं। लेकिन एक आप देखिए, अब जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, जिन्होंने सबोटाज किया था वाजपेयी का दौरा, फिर उन्हीं ने इस बात का इदराक किया और ये वहाँ उन्होंने वाजपेयी से ताल्लुकात इस्तवार किए और वहाँ पर बड़ा आगे बढ़ के उनसे हाथ मिलाया। तो फिर नेपाल में वो फिर जाहिर है वो तो फिर गलती कह सकते हैं ना कि उनको एहसास हो गया कि गलती हुई, नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब ये कि अब फिर उसके बाद उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ मामला किया, करने की कोशिश की, तो अब एक हल जो है तलाश करने की। तो अब ये और इससे पहले यानी फील्ड मार्शल अयूब खान जो है, उन्होंने तो इंडिया को ये ऑफर की थी कि हम मुश्तरका दिफा कर लेते हैं, सही, यानी जॉइंट डिफेंस अच्छा एग्रीमेंट कर लेते हैं, यानी अगर एक मुल्क पे हमला होगा दूसरे पे समझा जाएगा। तो अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मौका ज़ाया कर दिया। उन्होंने पता किसके खिलाफ मुश्तरका दिफा हम किसके खिलाफ करना चाहते हैं, अच्छा, तो उसको उन्होंने बात को वजन नहीं दिया। मतलब ये एक ऐसे मौके आए हैं और अब मुस्तकबिल में भी आएंगे। अच्छा, और जब भी कोई बालिग नज़र क़यादत जो है भारत में आएगी, उसको इसका एहसास होगा और इस मसले को हल करने की तरफ तवज्जो